नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पॉकेट मनी में। मेरा नाम है प्रसून अग्रवाल। आज हम बात करेंगे जीएसटी के बहुत सारे सवालों का जो आपके सवाल आए हैं मेरे पास वीडियोस के माध्यम से। अलग अलग वीडियोस पे आपने जो कमेंट्स किए हैं, बहुत सारे सवाल पूछे हैं जिनका मैंने कुछ का जवाब दिया है, कुछ का जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ। सारे उन सवालों का जवाब यहाँ पे मैं दूंगा। कोशिश करूँगा सारे सवाल मैं एक्यूमुलेट करके आपके पास रख पाऊँ। और कुछ सवाल मैंने अपनी तरफ से भी आपके लिए बनाए हैं जो कि अलग अलग मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो एक एक करके चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पहला सवाल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रोहन कुमार जी का। रोहन कुमार जी का क्वेश्चन मैं रिफ्रेम कर देता हूँ थोड़ा सा। उन्होंने ये लिखा है कि उनका मतलब क्या है कहने का कि क्या 20 लाख 30 लाख के टर्नओवर पर भी क्या मुझे HSN कोड लगाना है। जी नहीं रोहन जी, 1.5 करोड़ से नीचे का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको मैंडेटरी नहीं है HSN कोड का इस्तेमाल करना। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको HSN कोड ईजिली आपका मिल जा रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको। पुनीत सिंगला जी ने पूछा है जीएसटी का नंबर सरेंडर कैसे करेंगे। जी पुनीत जी, मैंने आपको पर्सनली रिप्लाई कर दिया था, फिर भी मैं बाकी लोगों के लिए बता देता हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 16 आप यूज़ करेंगे जीएसटी के नंबर कैंसिलेशन या सरेंडर के लिए, तो वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप अपनी आईडी में लॉगिन करके उसको इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आप डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लिख के और मैनुअली जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 16 भर के जमा कर सकते हैं। वहाँ से आपका जीएसटी नंबर सरेंडर हो जाएगा। उसका अगला सवाल है दीपक कोल्हापुरी जी का। इन्होंने लिखा है थैंक्स फॉर द नाइस वीडियो सर, माई क्वेश्चन इज इफ़ आई हैव स्टॉक ऑफ ₹2 lakhs at the on 30th June and I have already used my input tax credit, then whether I have to pay tax on my closing stock in composition scheme। यानी इनका कहने का मतलब है, दीपक जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और भी अलग अलग चीज़ों पर। और आपके सवाल के बारे में पहले मैं आपको समझा देता हूँ बाकी लोगों को। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि 30 तारीख को इनके पास 2 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ था, अब ये कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो क्या करें। देखिए बाकी लोगों को मैं बता देता हूँ, कंपोजिशन स्कीम के ऊपर मैंने एक वीडियो किया हुआ है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जीएसटी फॉर स्मॉल बिजनेस 2 पार्ट में वीडियो है, उसमें पूरा आपको कंपोजिशन स्कीम के बारे में पता लग जाएगा। और कंपोजिशन स्कीम में बेसिकली होता क्या है, अगर आप माइग्रेट करते हैं पुराने नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में, जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है उस स्टॉक पे जो क्रेडिट आपने ले लिया है उसको आपको रिवर्स करना पड़ता है, या तो आपको उसको पेमेंट करके करना पड़ता है, या अगर आपका क्रेडिट पड़ा हुआ है तो आपको उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। दीपक जी, अभी तक कोई लॉ क्लियर नहीं है कि जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं उनके स्टॉक के साथ किया जाएगा। लेकिन एज़ पर माई नॉलेज, अगर आप रजिस्टर्ड हो, पुराने लॉ में कभी ना कभी रजिस्टर्ड थे, यानी वैट सर्विस टैक्स एक्साइज में, तो आप कोई ना कोई रिटर्न फाइल करते होगे। तो स्टेट मतलब क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो भी रिटर्न है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र, रिटर्न में जो बैलेंस है क्रेडिट का वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन दैट केस अगर आपने सारा क्रेडिट यूटिलाइज़ कर लिया तो आपके रिटर्न का बैलेंस 0 रहेगा। आप उसे डायरेक्टली कंपोजिशन स्कीम में आप माइग्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको खाली डिटेल्स ऑफ स्टॉक देना है। जो मुझे लगता है, अगर क्लैरिफिकेशन अभी कहीं पे भी, ज़्यादातर मैंने भी इस क्वेश्चन को देखा समझा, ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है। आप बेहिचक होकर आप डायरेक्टली जो है माइग्रेट कर जाएंगे और आपका कोई भी आपको क्रेडिट जो है डिसअलाउ नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं, रूपेश बत्रा जी ने पूछा है कि मैं मशीन स्पेयर्स में हूँ, 1.5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, HSN तो नहीं लगाना है, पर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स जो है इनवॉइस में वो कैसे लिखनी है, क्या उसका भी कोई मेथड है। रूपेश जी, कोई भी मेथड नहीं है, आप अपने हिसाब से आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लेकिन वो कस्टमर को समझ में आनी चाहिए, बस यही एक मेथड है। प्रवीण जी ने लिखा है कि ब्रास का कोड क्या है, ब्रास का। और दिलीप जी ने लिखा टेंट हाउस का SEC क्या है। दिलीप जी, प्रवीण जी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं सारे कोड्स यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे कोड्स हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा पूछा है। आप मेरे चैनल्स के किसी भी वीडियो के लिंक में जा सकते हैं। ज़्यादातर वीडियोस के लिंक पे आपको फाइल मिल जाएगी जिसमें सारे ही GST के कोड्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। अशनूर जमान जी ने पूछा है कि परचेज टाइम किस हिसाब से पेमेंट करना है अगर कंपोजिशन स्कीम में आप माल खरीद रहे हैं। जी, आप नॉर्मल जैसे आप पहले खरीदते थे वैसे ही खरीदेंगे, कोई स्पेशल कोई भी चेंज उसमें नहीं हुआ है। जो इनवॉइस में वैल्यू है आप उसे पेमेंट करेंगे, बस आपको आपका जो टैक्स पार्ट है उस आपके इनवॉइस में जो आप खरीद के ला रहे हैं उसका आपको क्रेडिट बस नहीं मिलेगा। ठीक है। अब मैं आपके पास क्वेश्चन लेके आ जाता हूँ। बहुत सारे जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं छोटे छोटे से अलग अलग टॉपिक्स पे।
मिक्स हैं ये टॉपिक्स जो कि आपके शायद काम आएंगे। पहला मैं टॉपिक ले रहा हूँ HSN पे, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द HSN कोड। लोग आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि HSN कोड को हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे HSN कोड का पता करना है, आपके प्रोडक्ट पे क्या लग रहा है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1.5 करोड़ से नीचे अगर आपका टर्नओवर है तो आपको HSN कोड का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि आपको HSN कोड लगाना है तो 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप देखें कि आपके प्रोडक्ट का मेजर रॉ मटेरियल क्या है। सपोज़ आप स्टील का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई जूट का प्रोडक्ट बनाते हैं या आप कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें कि आपके रॉ मटेरियल पे कितना टैक्स लग के आ रहा है। आपको आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके हैं, या तो आप अपने कस्टमर से पूछ लें या जो आपके पास लेटेस्ट बिल आया होगा GST में, आप उस बिल पे उसका HSN कोड और उसका रेट ऑफ परसेंटेज देख लें। अगर आप उसी कैटेगरी में आप जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट ला रहे हैं या स्टील का प्रोडक्ट आप रॉ मटेरियल ला रहे हैं, आप उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं कर रहे हैं और स्टील का ही कोई चीज़ आप आगे बना के बेच रहे हैं, तो 99% कैटेगरी में 95% कैटेगरी में आपको वही रेट ऑफ टैक्स कंटिन्यू हो जाएगा आपके फिनिश गुड्स पे भी। तो आपको पता लग गया आप पे कितना टैक्स लग रहा है, तो आप उसी हिसाब से आपको HSN कोड पता कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि क्योंकि ये HSN कोड की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि जो कंपनी ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिनके पास पूरा प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम है, वो क्या कर रही हैं कि अपने अपने कस्टमर्स से, अपने अपने वेंडर्स से प्रेशर डाल रही हैं कि आप अपना HSN कोड दो ताकि हम अपने सिस्टम में फीड कर सकें। वो ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं चाहती हैं, इसलिए 1.5 करोड़ से नीचे वाले व्यक्तियों को भी HSN कोड ढूंढने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जबकि उनको ज़रूरत नहीं है अपने बिल्स में लगाने के लिए। तो उसका एक आसान सा उपाय है। मान लीजिए मेरा जो टैक्स कैटेगरी है वो 18% में आ रही है और मैं जो रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ वो भी आपको मालूम है वो भी GST में बिल लग के आएगा, तो आप उसका चैप्टर कोड देख लें। मतलब आपका जो HSN कोड लिखा होगा उसके पहले 2 डिजिट, अगर वो 8 डिजिट का कोड है तो पहले 2 डिजिट जो होंगे वो उसके चैप्टर कोड होंगे। आप सिंपली उस चैप्टर कोड को आप मेंशन कर लें अपने इनवॉइस के ऊपर, वही आपका HSN कोड काम करेगा। ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप 1.5 करोड़ से नीचे का अगर आपको टर्नओवर है, आप छोटे कस्टमर हो, छोटे व्यापारी हो, आपको HSN कोड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका कस्टमर आपका प्रेशर डालता है तो आप अपने रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग जो भी आपका रेट ऑफ टैक्स लग रहा है उसका चैप्टर कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अभी सबसे एक जो बड़ा सवाल जो आ रहा है, ट्रांसपोर्टर जो है GST नंबर के बिना माल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब यूज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उससे बिजनेस लॉस बहुत हो रहा है। विद इन स्टेट भी माल एक ज़िले से यानी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट नहीं जा रहा है अगर GST नंबर नहीं है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है और इसका मेन रीज़न ये है कि GTA के केस में, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी ट्रांसपोर्टर्स के केस में उनको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। GTA के केस में उन्होंने सीधे पहले क्या होता था, लायबिलिटी बड़ी अलग अलग थी सर्विस टैक्स के केस में, लेकिन जो हमारा इस केस में हमारा मतलब सर्विस अपना GST के केस में क्या हो रहा है कि सारी बाय डिफ़ॉल्ट मैंडेटरी लायबिलिटी जो है सामने वाली पार्टी की है जो माल मंगा रही है। ठीक है। तो GTA बिल्कुल लायबिलिटी से बाहर हो गया, तो अगर आपकी लायबिलिटी से ही बाहर हो गया तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, भले ही उसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए हो, चाहे 1 करोड़ रुपए हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 1 लाख हो, उसको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप पे GST रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो उसका टैक्स लॉस हो जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा किसी भी माध्यम से और गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो आप उस पूरी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो उन लोगों का माल नहीं ले जा रहे हैं जिनका पास GST का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। अब इस केस में होगा क्या है, जो छोटे व्यापारी हैं, जो 20 लाख से कम की जिनकी सेल है या जो बहुत ही ज़्यादा इतना बड़ा बिजनेस नहीं करते हैं या एग्जम्प्ट कैटेगरी के बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी तकलीफ है क्योंकि उनका माल एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं आ पा रहा है। और वास्तव में ये प्रॉब्लम है, इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर आपको दिखता है, ये आपको तय करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस लॉस हो रहा है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपका माल आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, भले ही आपका टर्नओवर 20 लाख से नीचे हो। अभी गवर्नमेंट इसके बीच में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टैंड अभी तक आया नहीं है इस विषय में सामने। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि GTA में जो एक यूनियन है इनकी, वो बिल्कुल एक साथ है। वो लोग रजिस्ट्रेशन के फेवर में नहीं है, वो लोग उन्हीं लोगों का माल लेके जा रहे हैं जिनका पास GST का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वरना वो माल वापस कर देते हैं। ठीक है। अब हम लोग आज के आखिरी टॉपिक पे आते हैं, कंपोजिट स्कीम। कंपोजिट स्कीम में बड़ा एक सवाल है कि ये अच्छी है कि ख़राब है, इसको लें या ना लें, सेल के टाइम क्या होगा, हमें मार्केट से हम आउट हो जाएंगे, ये बड़े बिजनेस लोगों के लिए है, या ये कैसे ऑप्ट करें कि हमें कंपोजिट स्कीम हमारे बिजनेस के लिए अच्छी होगी कि ख़राब।
तो मैं इसका एक उपाय बता देता हूँ। आप जो भी बिज़नेस अभी करते हैं आज की डेट में, अगर आप कंपोजिट स्कीम ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर क्या लायबिलिटी आती है। आप एक पर यूनिट कस्टमर, यानी आपके एक बिल पर आप कितना टैक्स भरते हो और कितना माल लाते हो, तो नेट इफेक्ट क्या आता है वो आपको निकालिए। और कंपोजिट स्कीम अगर आप ऑप्ट करोगे तो आपको क्या फ़ायदा नुकसान है, आप किस तरीके के बिज़नेस में है, ये सब चीज़ें बहुत निर्भर करेंगी कंपोजिट स्कीम के सक्सेसफुल होने या ना होने में आपके बिज़नेस से संबंधित में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ, अगर आप कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री में अगर सामने वाली पार्टी का क्रेडिट लॉस होगा या आप चीज़ महंगी बेचोगे तो शायद आप बिज़नेस से आउट हो जाओगे। लेकिन यहीं पे अगर आप हो कंज्यूमर सेंट्रिक, यानी आप कंज्यूमर से संबंधित माल बेचते हो, जैसे कि किराने की दुकान हो गई या होटल सर्विसेज हो गई, तो उस केस में आपको बड़ा फ़ायदा होगा। उस केसेस में क्या होगा कि कस्टमर क्रेडिट नहीं मांगता है, लेकिन हर चीज़ सस्ती ज़रूर मांगता है। और कस्टमर जब क्रेडिट नहीं मांगता है तो क्रेडिट जब नॉर्मल कैटेगरी में आप उस पर जीएसटी का बोझ लगाओगे, यानी 100 रुपये का बिल है, मान लीजिए 18% का होटल का रेट है एसी वाले होटल का, तो 18 रुपये तो उसका टैक्स आ गया, 118 रुपये लग गया। लेकिन अगर वही रेस्टोरेंट सर्विस कंपोजिट स्कीम ले लेता है तो क्या होगा, उसकी 100 रुपये वाली बिल की कीमत उसके ऊपर सिर्फ लगेगा टैक्स कितना, 5% टैक्स लगेगा। मान लीजिए रेस्टोरेंट सर्विस में मान लेते हैं 5% का टैक्स है, तो 105 ही रुपये कंज्यूमर को देना पड़ेगा। तो कंपोजिट स्कीम हर जगह शायद फिट नहीं होगी, लेकिन आपको अपने बिजनेस के आधार पर, कि अगर आपका कंज्यूमर का बिज़नेस है, कि आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिज़नेस है, आपके कौन से कस्टमर हैं, आपके ऐसे कस्टमर हैं जो क्रेडिट लेने में ज़्यादा पसंद करते हैं या ऐसे कस्टमर हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर हैं, तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो बिज़नेस आपके लिए कंपोजिट स्कीम आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसान। इसके लिए आप एक एनालिसिस करें कि अगर कंपोजिट स्कीम लेंगे तो आपको क्रेडिट टैक्स का लॉस कितना होगा, मतलब जो आप माल खरीद के ला रहे हैं उस पर कितना लॉस होगा, और आगे देंगे तो नेट इफेक्ट क्या आएगा। अब कंपोजिट स्कीम का फ़ायदा क्या है कि आपको साल में 37 रिटर्न नहीं भरनी है, आपको केवल 5 रिटर्न भरनी है, 4 मंथली रिटर्न, 1 एनुअल रिटर्न। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्कीम में आते हो तो आपको बस सीए के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपके पास एडवोकेट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, एक आपको हर महीने रिटर्न सबमिट, सेल्स परचेज की रिटर्न भी सबमिट करनी पड़ेगी, हर महीने 3-3 रिटर्न जाएंगी। तो वो सब चीज़ों से भी आप बचने वाले हैं, वो सब कॉस्ट भी आपकी बचेगी। अगर आप कंपोजिट स्कीम में हो तो आप अगर आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर जानते हो, थोड़ा सा भी आप समझते हो बिज़नेस को, तो आप खुद से भी वो चीज़ प्रोसेस कर सकते हो, तो वो भी एक कॉस्ट सेविंग है आपके लिए। तो आपको प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा कंपोजिट स्कीम को, उसके बाद ही आप फैसला करें, यही मेरा कहना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। जीएसटी ऑलरेडी मार्केट में है, आप थोड़ा सा इसको और एनालाइज करें अपने बिज़नेस को कि कैसे अपने जीएसटी के साथ अपने बिज़नेस को आप अच्छा कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें पॉकेट मनी को। रिस्पेक्ट योर नेशन, फॉलो योर हार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।